जी पार्ट डी स्टार्ट किया हमने, इसको तकरीबन हम आधा घंटा 40 मिनट पे रोकेंगे क्योंकि फिर लॉ वाले बच्चे आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम ज़ोहर तक फिर एक पार्ट बना लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एमसीक्यूज़ हम कर रहे थे, फिर हम रेशो को ही कंटिन्यू रखते हैं। तो ये मैंने जनाब इस सफ़े के ऊपर जो एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं, ये नज़र आ रहे हैं जो आपको, इनमें कोई मसला है तो बताइए जी। देख लें, हम रिवर्स जा रहे थे ना, इससे पिछला तो कोई सफ़ा नहीं ना रह गया। ओके जी बेटा, बेटा सब कुछ करेंगे, कैश फ्लो जब आएगा ना उसकी बात फिर इंशाल्लाह करेंगे। देखते हैं कैश फ्लो को भी, कैश फ्लो की क्या जरूरत है, आपको नहीं तंग करेगा इंशाल्लाह। कैश फ्लो तो हॉट फेवरेट है इस वक्त मेरा। अच्छा जी, देखें जी, जो एमसीक्यूज बच्चे पूछ रहे थे, देख ले जरा उनको। कौन सा नंबर है जी? 14। अच्छा, इस पेज के ऊपर और कोई एमसीक्यू तो नहीं है? 17 भी करवा दूं? जी जी। फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल लाइबा, शेयर कैपिटल, इशूड रिजर्व्स, 12% डिबेंचर्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, डिबेंचर इंटरेस्ट। ये क्या आ गया? अच्छा, क्या है जी? रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स किसे कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड को, मतलब पीबीआईटी ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब पीबीआईटी कैसे निकलेगा? ये पीबीआईटी तो गिवन है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है और ये क्लोजिंग गिवन है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? ये इक्विटी प्लस, तो यही नीचे 7200 गिवन है। क्या आंसर आता है सही ऑप्शन? कौन सा? हाँ, आंसर भी सही है। चलो, मसला सिर्फ किस में था बेटा? लॉन्ग टर्म फंड्स क्या होते हैं, आपने शायद पुराना निशान लगाया हो, शायद बाकी अभी भी समझ ना आ रही है। क्लियर है? चलिए, इस पेज को छोड़ दूं अब। ओके, नाउ इस पे क्या है जी? 14। A company's gearing ratio, debt equity ratio is 60%. Debt over equity 60% है, मतलब मैं यूं कह लूं 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, यूं होगा ना, तभी ये 60% बना होगा, ठीक है। अब वो कहता है दिस वुड राइज इफ डिक्रीज इन, अब हमने देखना है कि ये कब बढ़ेगी। भाई ये कब बढ़ सकती है? जब डेट बढ़ जाए या जब इक्विटी कम हो जाए। दूसरी तो डेट ही पड़ा है ना, ठीक है। अब यानी कैपिटल एम्प्लॉयड का कम होना, डिनोमिनेटर कम होना इसको बढ़ाएगा, न्यूमिनेटर का बढ़ना। कहता है ये डिक्रीज, ये राइज होगी अगर शेयर होल्डर्स इक्विटी डिक्रीज हो जाए। डिक्रीज इन शेयर होल्डर इक्विटी इज इक्वल टू डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेट्स। बराबर अमाउंट से दोनों में क्या आ रहा है? डिक्रीज। वो कहता है जी लेट से 10 रुपये यहाँ पे कम हो जाए और 10 रुपये यहाँ पे कम हो जाए, सेम अमाउंट है। अब न्यूमिनेटर का कम होना रेशो को कम करेगा, डिनोमिनेटर का कम होना रेशो को, अब मामला सोचने वाला हो गया, ठीक है। तो वो कहता है कि ये बढ़ेगी। अच्छा, अब दोनों में से कमज़ोर कौन है? अगर 60% है तो न्यूमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमिनेटर का 10 रुपये से डिक्रीज होना कह रहा है। ये न्यूमिनेटर 10 रुपये से कम हो तो इसका असर रेशो पे क्या पड़ेगा? पहले इसको देख लें। रेशो इससे क्या होगी? कम, इससे तो नहीं बढ़नी। और डिनोमिनेटर जो है वो भी कम हो, उससे रेशो ने बढ़ना है। अब यहाँ पे आता है वो मामला, कमज़ोर कौन है? कमज़ोर कौन है? तो फिर सिर्फ न्यूमिनेटर को सोचो, न्यूमिनेटर कम होना रेशो को क्या करेगा? कम करेगा। वो कह रहा है बढ़ना किससे है? तो ये तो नहीं है, ये बढ़ा नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन शेयर होल्डर इक्विटी इज इक्वल टू डिक्रीज, ओ इधर इंक्रीज आ गया। शेयर होल्डर की इक्विटी क्या हो रही है जी? इंक्रीज। डिनोमिनेटर का बढ़ना रेशो को कम करता है। अच्छा, और उधर कह रहा है डिक्रीज हो जाए तो लॉन्ग टर्म लोन न्यूमिनेटर का कम होना रेशो को कम करेगा। कम करेगा बढ़ाएगा? कम करेगा। तो इस क्या हुआ? दोनों ही काम कर रहे हैं, इससे भी नहीं बढ़ेगा। इंक्रीज इन शेयर होल्डर इक्विटी इज इक्वल टू, लेकिन एक मिनट, दोनों में इक्वल है तो आपने सिर्फ इसको सोचना है, ठीक है। अब इसको सोचें तो डिक्रीज, इसका बढ़ना रेशो कम करता है और इसका कम होना, तो बी भी नहीं हो सकता। फिर वो क्या कह रहा है? दिस वुड राइज डेट इक्विटी रेशो। ओके, एक मिनट,
इसको एग्जाम्पल में ले लें। मैं कहता हूँ जी क्या करें, मिसाल के तौर पे इंक्रीज हुआ है शेयर इक्विटी में 10 रुपये से और डिक्रीज हुआ है लॉन्ग टर्म लोन में 10 रुपये से। अज्यूम ही करना था ना, तो क्या बन गया ये 50 और ये क्या बन गया, ये क्या बन गया 110। आंसर क्या आता है, पहले ये 60% पे था 40, तो ये तो कम ही हो रही है, ऐसे क्या, ये भी नहीं है। फिर नेक्स्ट, पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स आर रीपेड। अगर न्यूमरेटर कम हो जाए तो रेशो ने, यार इसमें तो कुछ राइट इशू हुआ है, 1/5, राइट इशू हुआ है 1/5। इक्विटी बढ़ेगी इससे, और तो कुछ नहीं होना, इक्विटी बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशो कम होगी, इसमें तो कोई भी नहीं निकला। फिर अब इस बी को देख लेते हैं, बी क्यों है, बी तो लग नहीं रहा। इंक्रीज इन इक्विटी इज इक्वल इन अमाउंट टू डिक्रीज इन, हाँ अगर यहाँ इंक्रीज होता ना, मैं देख लेते हैं चल के देख, हाँ न्यूमरेटर तो कम ही है, हमने भी यही कहा है। नहीं, लेकिन वो फिर शायद इसकी एमसीक्यू के अंदर गलती है, शायद यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए था। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, अभी इसको देखेंगे किस तरह से, जाके आईकेप की किताब भी देख लेते हैं, लेकिन पहले ज़रा सोल्यूशन तो देख लेना, हो सकता है इसके एमसीक्यू के अंदर गलती हो। कौन सा है, 14वां, सिंस लॉन्ग टर्म लोन्स बीइंग न्यूमरेटर आर लोअर द इक्वल अमाउंट इंक्रीज वुड रिजल्ट इन हायर रेशियो देन बिफोर, इक्वल अमाउंट डिक्रीज वुड रिजल्ट इन लोअर रेशियो। तो अब अगर वो ये कह रहा है कि इक्वल अमाउंट इंक्रीज है तो वो उसमें बढ़ाएगा, लेकिन वो तो कह रहा है कि ये डिक्रीज है। अब इसको देख लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं है हमारे एमसीक्यू में। वैसे देखो रिवीजन प्लान मैंने डाला हुआ है एमसीक्यू, लग रहा ना ही डाला हो क्योंकि अब तो देख लिया, फ़ायदा क्या होना है इसका। इसका नाम क्या था, कोई नाम शाम है इस एमसीक्यू का, तारा, तो कोई नहीं है। गियरिंग रेशियो तो बहुत जगह पे आया होगा, चलो खैर लिखते हैं ज़रा, लिख ही रहा यहाँ पे, गियरिंग नहीं दिया होगा, अच्छा ही किया है गियरिंग, लेकिन चलो अब ये हो भी गया, इसमें गलती होगी ना जी। गियरिंग रेशियो, इतने ज़्यादा गियरिंग रेशियो जगह जगह पे आ रहा है, अल्लाह करे पहुँच जाए हम। ये आ गया, द इंक्रीज इन शेयर इक्वल टू इज इक्वल इन अमाउंट और टू डिक्रीज इन, बी क्या है, द इंक्रीज इन शेयर इक्वल इन अमाउंट टू डिक्रीज इन, है तो वही सेम है, ज़रा देखो सेम है, ज़रा देखो सेम है, इसका आंसर देख लें आप। उसके जवाब से तो यही पता लग रहा है कि वो इसको इंक्रीज ले रहा है, तो बहरहाल इसमें गलती हो सकती है, इसको मैं देख लूँगा, निशान लगा लेते हैं 14। ठीक है बच्चों, क्योंकि जवाब से ये लग रहा है कि ये क्या है, इतना टाइम लगा दिया यार इसने हमारा, बी है। अगर सिंस लॉन्ग टर्म लोन बीइंग न्यूमरेटर आर लोअर अमाउंट द इक्वल अमाउंट इंक्रीज वुड रिजल्ट इन हायर देन बिफोर एंड इक्वल अमाउंट डिक्रीज विल रिजल्ट इन लोअर रेशियो एंड रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। तो वो फिर ऊपर वो वही बात कर रहा है, बी के अंदर तो वो यही ले रहा है कि इसके अंदर क्या आया है, इंक्रीज आया, इंक्रीज हो फिर तो है भी ठीक, तो शायद इस एमसीक्यू में गलती है, इसको फिर मुझे देख लेने दीजिएगा। ठीक है, इसको आप काट दें, मतलब पहले नोट में रखें, उसके बाद फिर गलत कह के काट देंगे, या फिर इसको सही करके इसका आंसर ले लेंगे। कौन सा वाला, अगर सिर्फ डेट इक्विटी को ले लें तब भी कोई, मेरे ख्याल में सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि हमने ऊपर क्या रखा हुआ है 60 और नीचे रखा हुआ है 40 प्लस 60, 100 नहीं ना रखा हुआ है, तो हमने रखा है 60%। ठीक है, हमारे 60% का मतलब है कि 60% उसमें इक्विटी है, 40% 60% डेट है, 40% इक्विटी है, लेकिन सिर्फ डेट इक्विटी का मतलब है 60/40 होता, तो वो फिर 100% से ऊपर होता, तो वो फिर मामला नहीं है, मामला तो यही है। इसको मुझे देख लेने दीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम अभी तक रख लेते हैं अपने पास पेंडिंग में, चेक हो सकता है मुझे पढ़ने से, आराम से पढ़ने में पता भी लग जाए, तो क्लास के अंदर नहीं पता लगता,
मतलब सुकून से बैठता है। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ, और मैं भूल जाऊँ तो मुझे फिर याद करा देना परसों, ठीक है। और बताओ जी, इसमें इस सफ़े पे और बताओ, ये मैंने चेक करना है, ठीक है। प्रॉबेबली यहाँ पर इंक्रीज़ है, अगर यहाँ पर लफ्ज़ इंक्रीज़ आ जाए तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन भी ठीक है, इसके अलावा कोई बनता भी नहीं है। तो प्रॉबेबली ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पे भी है, IQ का सवाल है, एज इट इज़ यहाँ पे भी है, और शायद ये पिछले वाला ओपन करके देखूंगा ना, इसमें कोई ऐसा हुआ होगा, निशान लगाया होगा, मैंने काटा होगा, देख लेता हूँ, ठीक है। चलें आगे। इस तरह पे और कोई है, जल्दी बताओ। 11 ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ। 11 ਵੇਖ ਹੀ ਲਵੋ। The draft account of Superstar for the year include following: revenue GP. It was subsequently discovered that revenue was overstated by 45 and closing inventory understated by the correction of these error gross profit percentage पे क्या असर पड़ेगा। अब देखो भाई, हमारे पास जो सेल्स हैं वो कितनी है 360, वो कहता है ये ओवरस्टेटेड थी, तो सही कर लो 2315, ठीक है जी। उसके बाद अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री गलती से अंडरस्टेटेड है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को बढ़ाओगे तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगी, बोलो। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, कहीं पे कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, क्लोजिंग सबसे, हाँ जीपी गिवन है, चलो अच्छी बात है। मैं कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ से निकाल लेता हूँ। जीपी पहले कितना था, ये देखो यहाँ से जीपी कितना था, जीपी कितना है 90, मुझे क्यों नज़र आ रहा, अच्छा ये लिखा हुआ है, ठीक है 90 जीपी है, तो फिर कितनी थी कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग बताओ। देखो ना 90 अगर जीपी है तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, अब 270 है। अब मैं डायरेक्ट जीपी पे असर डाल सकता था, लेकिन क्या ज़रूरत है जब मुझे एक चीज़ आती है, क्या क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ पड़ा गलती से अंडरस्टेटेड। अगर क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना प्रॉफिट को क्या करता है, बढ़ाता है, लेकिन दरअसल क्या वजह होती है, कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर रहा होता है। इसका मतलब इसका असर कितने से, 15 से, इसे डाल दिया आपने 15, ये कितना हो गया 255 माइनस हो रहा है पाए ना, और जीपी कितना आ गया 60। अब उसने पूछा क्या था, कहते हैं आफ्टर करेक्शन दीज एरर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, तो जीपी रेशो आ गई 60 डिवाइडेड बाय 315 इंटू 100 0.04 है कोई ऑप्शन है, तो 19 आ रहा है यहाँ पे, तो पक्की बात है, देख लो। तुम सीधा जीपी में भी कर देते तो होना चाहिए था, फिर डायरेक्ट सोचते, दोनों को सोचते। तुम यूं सोचते सेल का कम होना प्रॉफिट को कम करेगा, बढ़ाएगा, तुम्हारे यहाँ बढ़ाता होगा, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल कम होना प्रॉफिट को। अब ये नेट में 60 का असर है, ये -45 + 15, तो जीपी पे भी डायरेक्ट भी ले सकते थे, मैंने तो सिर्फ खोल के बयान कर दिया, ये इसका भी आंसर 60 आता है। चलो यार, क्या ये मैंने कहा कॉस्ट ऑफ सेल का बढ़ना, क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना, ये कॉस्ट ऑफ सेल को कम करता है, तो मैंने वही काम कर दिया। दूसरा इम्पैक्ट प्रॉफिट, दूसरा इम्पैक्ट तो बैलेंस शीट के अंदर पड़े हुए स्टॉक पे पड़ा होता है ना, यहाँ पे सिर्फ P&L की बात कर रहा था ना। ओके जी, माफ कर दो मैनू, हूँ बस कर दो अब इसकी, ठीक है। आना है तो वड्डा सवाल है आज की, तुसी फंसे हुए थे। हाँ कौन सा, चलो 8 अहमद मायरा लिमिटेड करंट रेशो 2:1 है। उसके बाद रेशो विल डिक्रीज, बड़े मसला कर देने है ना, रेशो विल डिक्रीज इफ, अब करंट रेशो 2:1 है का मतलब मैं यूं लिख लेता हूं, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज, ये यूं है 2/1, ठीक है। अच्छा, अब दिस रेशो विल डिक्रीज, ये रेशो कब डिक्रीज होगी, जब न्यूमरेटर कम हो या डिनोमिनेटर बढ़ जाए। अगर वो कैश रिसीव, ये वैसे करवाने वाला नहीं है, टाइम ज़ाया कर रहे हो, बहरहाल अगर कैश रिसीव होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, तो एक इसकी एंट्री क्या बनती है, लॉन्ग टर्म लोन आया और कैश आया, ठीक है, तो कैश बढ़ा और लॉन्ग टर्म लोन, तो सिर्फ करंट एसेट बढ़ रहे हैं। करंट एसेट का बढ़ना इस रेशो को बढ़ा देगा, वो कह रहा कम कैसे होगा। अच्छा, विल रिसीव कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, अब इसमें क्या होगा, कैश बढ़ेगा और शॉर्ट टर्म लोन बढ़ेगा। अब इसमें दोनों इंपैक्ट्स इस पे पड़ने हैं, लेकिन कमजोर कौन है,
लायबिलिटी कमजोर है ना, तो फिर लायबिलिटी का बढ़ना रेशो को, ये सही है। पेज एन एग्जिस्टिंग ट्रेड पेएबल, एंट्री होगी क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट, क्रेडिटर बढ़ गए और कैश कम हुआ, कमजोर कौन है? लायबिलिटी। तो फिर लायबिलिटी का बढ़ना, लायबिलिटी का डिनोमिनेटर का बढ़ना ये रेशो को क्या कर देगा? कम करेगा। ऐसा ही है। तो हमने लेना भी क्या है? करंट लायबिलिटी का बढ़ना रेशो को कम करेगा, और यहाँ पर भी क्रेडिटर का, ओ यहाँ पे तो कम हो रहे हैं। एक मिनट ये देखो ना, क्रेडिटर डेबिट मतलब क्रेडिटर कम हो रहे हैं, तो न्यूमिनेटर तो कोई नहीं हिला जुला, हिला है साथ, लेकिन क्योंकि वीक है हमारे डिनोमिनेटर तो हमें उसके हिसाब से सोचना है। तो क्रेडिटर पे होकर क्या हो जाएगा? कम। तो लायबिलिटी कम होगी, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर का कम होना रेशो को, तो ये तो डिक्रीज का कह रहा था। राइट ऑफ एन एग्जिस्टिंग रिसीवेबल अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपने जो एंट्री की थी प्रोविजन के अंदर, ये बैड डेट रिटर्न ऑफ की, लेट से ये 5 रुपये, ये आपने डेटर्स में से निकाल दिया था, ठीक है, ये बैड डेट्स ऐसे एंट्री करते थे, ऐसे ही। अब इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर क्या पड़ेगा? अगेंस्ट अ प्रोविजन, आपने प्रोविजन पहले से बनाई हुई थी ना, प्रोविजन आपने बनाई हुई थी, उसके अगेंस्ट आपने डेटर्स को राइट ऑफ कर दिया, अगर सिर्फ इसी की बात करें, ठीक है। तो बस ये है कि पहले आपका डेटर जो है वो लेट से 50 माइनस 5, पहले किस पे पड़ा हुआ था? 50 पे, और प्रोविजन अलग पड़ी हुई थी, ओपनिंग डेट की बात करें 45 पे था। अभी भी क्या हुआ है? अभी आपका बस वो एक्चुअल हो गया, तो आपका यहीं पर 45 आ गया और यहाँ पे 0 हो गया, बात तो वहीं पर ही है। प्रोविजन जिसकी क्रिएट की हुई थी, बैलेंस शीट में तो नहीं समझ आई ये बात जरा गहरी थी थोड़ी सी। पिछले साल हमने प्रोविजन क्रिएट की थी 5 रुपए की। मैं कहता हूँ जी, मिसाल के तौर पर मेरा पिछला साल है 2023 में मेरे पास डेटर्स आ रहे हैं 50 के और प्रोविजन आ रही है 5 की, 45 मेरा नेट डेटर्स है। तो ये नेट डेटर्स ही मेरे बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है। अगला साल 24 आया, मैंने ये काम किया, इससे क्या हुआ? डेटर्स 45 हो गए, प्रोविजन नील होगी, मेरे इस पर क्या असर पड़ा? क्योंकि वो क्या कह रहा है, हमने राइट ऑफ किया एग्जिस्टिंग रिसीवेबल को अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन क्रिएट की हुई थी, तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा था यार, सवाल अच्छा था, माजरत मैंने डाला होगा, नहीं तो फिर ये हो तो गया कम से कम। और भी कोई है जी? शुक्र है मेरा अल्लाह, मेरा माला शुक्र है, एडी वड्डी मुसीबत तो जान छूट गई। अब आते हैं जनाब हम अपने पास पेपर्स की तरफ। क्वेश्चन बैंक में तो सिर्फ मैंने आपको 5वां ही दे रखा है, रिवीजन प्लान में भी, ठीक है। अब रिवीजन प्लान तो निकल गया हाथों से, लेकिन इसमें कुछ लिखा ही नहीं मेरे पास, मतलब इन सवालों में कोई जान नहीं थी 5वें के अलावा। तो आ जाइए अब अपने क्वेश्चंस पे। बच्चों के आने से पहले मैं कहता हूँ ये उधार शुधार ख़त्म कर लें, थोड़ी सी डिस्कशन ही है ना जी। वेरी वेरी प्यारा सवाल ये सवाल था, ठीक है। इसको हम ईपीएस के करने के बाद ही कर पाए थे, क्वेश्चन नंबर 15 को। जी, इसमें जो रेशियोज निकालनी है, इसमें देखो अब करने वालों ने ये काम किया होगा पिछली अटेम्प्ट के अंदर, तो उनको थोड़ा आइडिया वैसे ही हो गया होना था। जो इस दफ़ा उसने पूछा है, इंडिया दे दिया था, ये दोनों ही इररिडीमेबल हैं। दोनों ही क्या हैं? अलग अलग दे रहा है, शायद फेस वैल्यू अलग अलग है। दोनों ही कौन से हैं? क्यूमुलेटिव हैं, ठीक है। और दोनों ही नहीं, एक इर है दूसरा र है, एक इर है दूसरा र है, डिफरेंट है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब जो रिडीमेबल है, ईपीएस की कैलकुलेशन में उसने कोई नहीं आना, ना ईपीएस की कैलकुलेशन में, ना रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हुआ तो पैट में से माइनस नहीं होता, इरिडीमेबल होता है माइनस, क्योंकि रिडीमेबल जो होता है वो तो पैट तक आते आते माइनस हो चुका होता है, ठीक है। चले, अब इन रेशियोज को निकालने में आपको कोई मसला आया हो तो बताइए। ये इधर है असल में, पता नहीं यहाँ से निकल के उधर चला गया 10%। जी बच्चों, ये सवाल मैंने काफ़ी दफ़ा होमवर्क में दिया है जी, मैं वो बताता हूँ, वही तो मसला है, उसके अलावा तो मसला है नहीं। कल भी एक बच्चे ने पूछा हुआ था मुझसे मैसेज करके, मैंने कहा कल क्लास में आओगे ना, बता दूंगा। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको ये रेशोज निकालने में ईपीएस के अलावा किसी रेशो के निकालने में कोई मसला तो नहीं आया? बोले
कितने बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया था यार? अच्छा, इसके अंदर जब ईपीएस निकालनी थी तो मुसीबत क्या थी? मुसीबत ये थी कि ये ईयर एंड 30 जून 2024 का क्लोजिंग गिवन है, ठीक है। 30 जून 2023 का बैलेंस गिवन नहीं था, ठीक है, ये मसला था। और हमने जब ईपीएस की कैलकुलेशन करनी होती है तो आपको पता है हमने वो वर्किंग जो करनी है वेटेड एवरेज वाली, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स वाली, तो उसमें हमने ओपनिंग से काम शुरू करना होता है, ऐसा ही है। डेट, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स, फ्रैक्शंस, फिर ईपीएस चल पई जी। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स क्या बेटा? कोई नहीं, अब वो निकल गई जड़ी गल निकल गई, हुण दोबारा फिर वापस बुला लेना मैनू, हुण तो ना छेड़ो, ठीक है। दूसरा मसला भी देख लेते हैं फिलहाल, इसका तो अब तिया पांचा कर लें, कला कमा कर लें, कछू कुमा कर लें जी। फ्रैक्शंस आ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, अब देखो जी, यकम जुलाई 2023 पर हमारे पास कितने नंबर ऑफ ओपनिंग शेयर्स थे, ये सवाल में नहीं गिवन। अब खामोशी केस में तो मैं ये कहता 215 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 21.5 मिलियन शेयर्स, पर वो खामोश नहीं था ना। वो क्या कह रहा था? वो ये कह रहा है ये डिटेल ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। आलिम ने क्या कर दिया, यकम दिसंबर को 20% राइट इशू कर दिया और उसके बाद यकम मई को उसने 3.5 मिलियन। अब मैं ये कर लेता हूँ कि मैं अपनी डेट के हिसाब से चीज़ें लिख लेता हूँ, अल्लाह खैर करेंगे, अल्लाह मदद करेंगे, देखना, ठीक है। क्या है जी, यकम दिसंबर को क्या आना है जी? राइट इशू, ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट यकम मई को बोनस है, न्यू शेयर, ओके, न्यू शेयर इशू एट मार्केट प्राइस, इशू एट मार्केट प्राइस, वो भी नहीं पता। और उसके बाद पीएल डिड नॉट डिक्लेयर प्रेफरेंस डिविडेंड, पोटेंशियल बायर ने कहा है कि मैं खरीद लूँगा, परचेज फ्रॉम मेजर सप्लाई, ये सोचा है उन्होंने, ये सब कुछ सोचा है उन्होंने, यानी कि शेयर इशू तो यही है। अब उसके बाद मुझे वो कह रहा है सवाल में कि 30 जून 2024 पर क्लोजिंग में हमारे शेयर्स पड़े हुए हैं 215 डिवाइडेड बाय 10 कितने, बोलो। हाँ, यहाँ से कहानी चलनी थी जी। अब रिवर्स वर्किंग तो इसको क्या कहा, मैथमेटिक्स ये थोड़ी सी, बहरहाल रिवर्स वर्किंग ही कह लें, क्या करें, अब आपके सामने है, अब नहीं जहन में आया ये पर्चे में तो क्या कर सकते हैं। तो ये एक मसला था, इस वजह से भी बच्चों की मतलब एक तो बच्चे को सोचना पड़ गया। यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल था कि ये वाली रेशियोज निकालो अपने लिए, ये तो हैं बेंचमार्क। क्या हमें एक बंदे ने कहा हम आपका बिजनेस खरीद लेंगे, लेकिन ये रेशियोज आपकी निकले तो बेंचमार्क ये है। अब इन्होंने कुछ स्टेप्स उठाने, पहले ये रेशियोज निकलवानी है, फिर कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं और कह रहे हैं बताओ ये स्टेप्स उठाने थे, हम अगर अपने बेंचमार्क से नीचे हैं तो उसकी तरफ बढ़ेंगे या उससे दूर जाएंगे। अब ये बच्चे को सादी सी बात समझ नहीं आई थी, ठीक है। और ये टेक्निकल इशू भी था, तेजी में चले क्या जी, क्लोजिंग ही ले लें। ओ भाई, क्लोजिंग ही लेना था, हर रेशो में ये क्लोजिंग चल जाना था, लेकिन ईपीएस में तो मुझे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होते हैं। और ड्यूरिंग द ईयर जालिम ने शेयर्स इशू करवा दिए। ये लिखा हुआ है कि ईयर एंड पर जो पड़े शेयर्स वो इनके समेत हैं, ठीक है, तो ये इनके समेत थे, सही है, तो समझे हो। अब इशू कितने शेयर्स हुए थे? 3.5। और उसके बाद राइट इशू की क्या गिवन है हमें? परसेंटेज, कितने परसेंट जी? अब वो 20% क्वेश्चन मार्क का, ठीक है, मुझे नहीं पता, उसका कोई हल निकालेंगे, अल्लाह खैर करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे नीचे वाले शेयर्स अब निकल रहे हैं, कैसे? 21 में आते आते 3.5 ऐड हुआ है, तो इससे पहले फिर कितना था? 21/5 में से इसको क्या करना, उलट जाना है तो साइन रिवर्स होगा ना, पता है ना इस बात का जी, बोलो। 18। अब ये 18 जो है ये 120 है,
हमें 100 चाहिए, वो 100 निकाल लो, आपकी मर्जी है, या आप 20 निकाल लो, आपकी मर्जी है, क्या करना चाहोगे? ठीक है, तो फिर यूं कर लो, 18 को डिवाइड करो कि जी ये 120 है, मुझे 100 चाहिए, कितना? 15। अब इसको बीच में बैलेंसिंग निकाल लो फिर, या 15 का 20% भी लिख सकते हो। अब आप लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। 15 का 20% 3 ही होना है, रेस्ट इज हिस्ट्री। बाकी क्या, पेपर में बेटा आपको ऐसे ही समझ आनी चाहिए जैसे यहाँ पे समझ आई है। क्लिक हो जाता है, नॉर्मली हो जाता है, और जिसका नहीं क्लिक होता बेटा उसको भी पता नहीं चलता, और उसके भी ढेर सारे नंबरों में से पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, परेशान ना हुआ करो। लेकिन जाहिर सी बात है यार, ये क्लियर बात है, थोड़ा सा ध्यान से सवाल को 2 दफ़ा पढ़ने वाला 80% चांस है पकड़ लिया होगा, 3 दफ़ा पढ़ने वाले में और ज़्यादा 90% चांसेस उसने पकड़ लिया होगा। लेकिन जो कहते हैं बस पेन 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 शुरू 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 रेशो रेशो रेशो, मैं कुछ लिखूं बस, उनको लगता है कि पढ़ने से टाइम ज़ाया होगा। टाइम ज़ाया नहीं होता, पढ़ने वाला पकड़ लेता है। तो एकदम ख्याल आता, वही जिन्होंने ये इशू है, तो फिर ये ऊपर क्या पड़ा? यानी असल में कहानी यूं थी, असल में तो 150 मिलियन शुरू में था। अगर ये पूरी बात दोनों बैलेंस शीट्स होती तो यूं होता, इसको देखते ही पता लग जाता आपको। फिर क्या करना था, वो तो वैसे ही आपने ये ओपनिंग पकड़ लेने थे, और उसने कहा नहीं ऐसे तो मजा नहीं आता। ठीक है, एनीवेज अब यूं कर लो। हाँ, और किस रेशो में मसला है भाई तुम्हें? ये अब ईपीएस निकल आएगी। ईपीएस कैसे निकलेगी? ईपीएस कैसे निकलेगी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें से इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, रिडीमेबल का नहीं करना। वो कह रहा है पीएल डिड नॉट डिक्लेयर डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ओ भाई मत करो मत करो, क्यूमुलेटिव है तो। अच्छा, ये इशू, ये हमने डिविडेंड पे किया नहीं है, ये मत समझना कि हमने डिविडेंड पे किया है, लेकिन ईपीएस की कैलकुलेशन में हम अज्यूम करेंगे कि निकलनेगा। ठीक है, ये याद रखना, डिविडेंड क्यूमुलेट होता है, ये मैंने बताया था आपको। डिविडेंड क्या होता है? क्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है। एक साल गुजर गया, नहीं पे किया, कोई नहीं, दूसरे साल में प्रॉफिट्स आ गए तो दोनों साल का इकट्ठा, पिछला 10 और ये 10। 2 साल में नहीं प्रॉफिट है, मत करो। तीसरे में गए, प्रॉफिट आ गए, कितने आ गए? पूरे 3 का दिया था, तीनों का दे दो, 2 का दिया था, 2 का दे दो। जो नहीं दोगे वो डिस्क्लोज होता रहेगा। एक्रूवल की एंट्री नहीं पड़ेगी, लेकिन एक्रूवल पड़ रहा होगा एक तरह से, क्यूमुलेट होता जाएगा। ठीक है, ये चक्कर है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिविडेंड की एंट्री चेंज इक्विटी के अंदर, स्टेटमेंट चेंज इक्विटी के अंदर सिर्फ तब आएगी जब आपने उसको डिक्लेयर करना है, पे करना है। ठीक है, क्यूमुलेटिव ईपीएस के ऊपर फिर भी असर डालता है, अगर वो डिक्लेयर ना भी हो तो पैट में से हम, भाई ईपीएस में तो हम और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। डायरेक्ट डीपीएस निकालते हुए कहते हैं कन्वर्टेबल, कन्वर्ट हो गए, हुए हैं कन्वर्ट? नहीं ना हुए। ठीक है, तो ये ज़हन में रखना है, थोड़ा सा फर्क है ये। ठीक है, एनीवेज 41 में से ये 10% इररिडीमेबल का माइनस होना था, लेकिन 20% वाला माइनस नहीं होना था। क्यों नहीं माइनस होना था जी? क्यों नहीं माइनस होना? ओके, वो पैट तक आते आते इसमें माइनस हो चुका होगा ना बेटा। ठीक है, चले। अच्छा, नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट है जी डिटेल ऑफ शेयर्स हो गए। अब इसको यहाँ पर आपने ले लेना है, कहो तो मैं फिर ये सवाल भी कर देता हूँ, उसमें टाइम ज़ाया होगा रेशियोज निकालने में। मैं तो कहता हूँ बस इसको पढ़ लिया जाए। ठीक है, लेकिन ईपीएस में इसके अलावा और कोई मसला नहीं था, क्योंकि अब यहाँ पे क्या करना है आपने? पहले टाइम फ्रैक्शन लगाना है, इधर इधर और इधर। उसके बाद फिर इशू एट मार्केट प्राइस को माफ़ कर देना है, राइट इशू का फ्रैक्शन निकालना है, और वो सिर्फ लगेगा इधर। सवाल खत्म। चलो कर लेते हैं जल्दी से, कोई मसला नहीं। खैर है, बस फिर डिस्कस ही तो मैंने करना था, लेकिन आप लोगों ने इसमें फंसा दिया मुझे। तो राइट इशू बिफोर, न्यू और आफ्टर। जी, क्वांटिटी 100, 20, 120। प्राइस क्या लिखते होते हैं हम? प्राइस लिखते हैं। प्राइस, प्राइस क्या है? कहता है पीएल राइट इशू शेयर का शेयर प्राइस इमीडिएट राइट 32, तो 32 बिफोर थी। आप क्या कह रहे हैं? पीएल इशूड राइट शेयर्स एट पार वैल्यू। ध्यान से पढ़ो, पार वैल्यू पे इशू किया, मतलब 10 पर। तो अमाउंट 300, 3200, 200, 3400 डिवाइड बाय 120, जल्दी जल्दी जल्दी, 33। लो
ठीक है। अब हाँ जी, ये यकम जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5/12, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 6/12, मई जून 2/12। पूरे हुए हैं? ज़्यादा हो गया, कैसे हुआ? हाँ ना, जो ये दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 5। अच्छा, अब फ्रैक्शन सिर्फ यहाँ पे लगना है आपका, तो वो होते वाला होते जी 32 डिवाइड बाय 28.33 जी। हाँ 06 जल्दी जल्दी जल्दी। ये तो आपका यार पुराना काम आपने मेरे पे डाल दिया जी। ये रिवीजन नहीं हो रही अब। 3 पॉइंट टोटल 3 पॉइंट, चलो जी टोटल 18.06। ठीक है जी। अब पैट 06। हेलो, अब आपका ईपीएस अभी अभी आपने किया, फिर भी मुझसे करवा लिया। अब ईपीएस कितनी है जी? बेसिक ईपीएस कितनी है? तो उसमें आपने रुपीस कितने प्रॉफिट है? 40 माइनस, अब नहीं 18.14 है इसका टोटल। चलो जो भी लिख दो भाई, मैंने तो लिख देना है, मेरे पास टाइम नहीं है इस वक्त। ठीक है। अच्छा इधर देखो, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है, यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं। ये 140 मिलियन है रुपीज इंटू 10%, और बस जी कितना? 41 माइनस रुपीज 14 डिवाइडेड बाय 18.14 शेयर्स, वर्किंग जो भी थी नंबर 1.4 है। अब ये 1.4 है, ठीक है। अब एक मेहरबानी कर दो, बाकियों में चलो वो जिसमें मसला है भाई को बता दूंगा। ये बेंचमार्क है और ये हमारी कंपनी का नाम क्या है जी? पीएल। पीएल, तो पीएल की रेशियो क्या है? रुपीज 1. कितना? 48, यानी हम बेंचमार्क से कम है। ठीक है। अच्छा, और किस रेशियो में मसला है मेरे बच्चे? देख ली, कोई मसला नहीं है। फिर जल्दी से मुझे अब आंसर लिखवाओ। यहाँ पे पीएल का बताओ, पीएल की जीपी रेशियो क्या है? बहुत अच्छा सवाल था ये, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये डिस्कशन में आए, इसलिए मैं आज कर रहा हूँ, इसलिए खींचता आया इसको कि एंड पे इकट्ठा करके जरा इनको करूँ, लेवल भी डिफरेंट हो चुका हो। एक्सपेक्टेड है मेरे से मेरा कि ये टॉपिक है बड़े सवालों में इस दफ़ा। तो रेशोज आपको याद हैं, 5 सफ़ों पे सारा कुछ इकट्ठा है, मार कहाँ से पड़ती है भाई? आप उसको लिंक नहीं करना आता, रट्टे नहीं लगाने। मैंने बस इतना सा कहा था कि जब भी आपने सवाल करने, अब जैसे आप रिवीजन में आप रेशो के सारे सवाल एक सीटिंग में करोगे, लेकिन उससे पहले आपने आधा घंटा लगे पौना लगे उस सफ़े को ध्यान से पढ़ लेना है। याद आपने किया था, अब पढ़ लेना है, ताकि जब आप सवाल शुरू करो तो कमेंटिंग करते हुए आपको चीज़ें क्लिक हो रही हों। और फिर सोल्यूशन देखो, अगर 70% 60% भी मैच कर रही हैं बातें, तो ये इंशाल्लाह बहुत है, क्योंकि आपने ज़्यादा बातें समझ के सोच के रखी हुई हैं, तो बराबर सराबर हो जाता है काम इंशाल्लाह। पेपर के हिसाब से वो एग्ज़ाम कंडीशन को सामने रखते हुए अगर 10 बातें लिखनी हो तो 6-7 के ऊपर भी पूरे नंबर देता है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, जल्दी से बता दो पीएल की जीपी रेशियो कितनी है? 25%, कम है। नेट प्रॉफिट चलो 5.76, चलो 5.7 ही लिख दो, वैसे तो दूर है, दूर है, मैंने तो बस ये बताना है। 5.7 ही लिख दो यार, फिर बात इन्होंने कहना ये कहाँ से आया जी। रिटर्न ऑन एसेट 10.6, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.8। अच्छा, ये समझ से बाहर है। चलो खैर, गियरिंग ये 40-60 मतलब 40 डेट टू इक्विटी, ये हमेशा ऐसे पढ़ा करो, डेट टू इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो इसका नाम है ना, इसका मतलब इंडस्ट्री में 40% डेट है हमारा, 26 पॉइंट, इधर जगह बनी 26 पॉइंट, मतलब के अच्छा
हमारा, चलो बाद में करता हूँ। नेक्स्ट, एसेट टर्नओवर इन टाइम्स 1.1, ठीक है। अच्छा, अब ये नंबर थे 9 सिर्फ इसके। अब बच्चों ने क्या किया होगा, रट्टू तोते 5 सफ़े जैसे दिए हैं, जिनको दिए होंगे उन्होंने कहा होगा बस रेशो में ये 5 सफ़े याद कर लो। जिंदगी आसान बनानी है, दिमाग को सोचने से कम थोड़ा ही होता है। रट्टू तोतों ने क्या किया होगा, पकड़ा होगा जीपी मार्जिन जो 5-6 पॉइंट से लिख दिए होंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो भाई नहीं लिखना था यार, ये बात तो समझो। कहता है कि पीएल ने डिक्लेयर नहीं किया डिविडेंड, अ पोटेंशियल बायर हैज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग, वो कहता है जी मैं आपको खरीदने आया हूं, हम बेचना चाह रहे होंगे इसलिए वो खरीदना आया होगा। बहरहाल, अ पोटेंशियल बायर हैज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग 100% शेयर होल्डिंग ऑफ पीएल, सारे शेयर्स में आपके खरीदना चाहता हूं, मैं आपका बिजनेस खरीदने आया हूं, लेकिन कीमत में अच्छी दूंगा, लेकिन पीएल अगर ये वाले बेंचमार्क रेशोज, ये रेशोज अचीव कर जाए फिर मैं आपको खरीद लूंगा। बेस्ड ऑन फाइनेंशियल फॉर द ईयर 30 जून 2025। अब 25 अभी आना है, 24 में खड़े हैं, 25 आना है। हमने 24 की ये रेशोज निकाल ली। अब वो खरीदार आया, वो कह रहा है तुम्हारा सारा बिजनेस हम खरीद लेंगे, लेकिन 25 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर ये बेंचमार्क मेरा है, ये रेशोज अचीव करोगे तो ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, इनके पास 1 साल है, ये कोशिश करेंगे इम्प्रूवमेंट लाने की ताकि अचीव करें इन टारगेट्स को, ठीक है। अब वो कहता है रीसेंट मैनेजमेंट डिसीजंस क्या हैं टू अचीव बेंचमार्क रेशो, शायद बेचना ही चाह रहे हैं इसलिए बेंचमार्क अचीव करने के लिए कहता है मैनेजमेंट हैज़ मेड फॉलोइंग डिसीजन इन जुलाई 2024, जिनका असर फिर 2025 जून वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़ेगा। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब उसकी रिक्वायरमेंट चेक करो। अब ये भाई 2 दफा सवाल पढ़ेगा जो बंदा उसको समझ आएगी, तीसरी दफा भी पढ़ना पड़ सकता है। टेक्निकल का सवाल है, नंबर 7 ही, 9 ज्यादा वाले ले लिए, लेकिन उसमें भी ईपीएस थी, फिर उसने भी 1-2 नंबर काट लिए होने आपके क्लोजिंग की वजह से, तो इधर फिर छोड़ाते। अब पागलों की तरह जो शुरू हो गया उसको कोई नंबर नहीं मिलने। जीपी रेशो ये बताती है, नेट प्रॉफिट ये बताती है, रिटर्न ऑन एसेट ये बताता है। और भाई तुमसे ये पूछा है कि क्या बताता है, ये बताओ। ब्रीफली डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ व्हाट टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ईच मैनेजमेंट डिसीजन ऑन व्हाट, ऑन पीएल्स रेशियोज, इंडिकेटिंग वेदर दीज एक्शंस कुड एडवर्सली अफेक्ट या अटेन, कि ये स्टेप्स जो हैं ये इस बेंचमार्क की तरफ बढ़ाएंगे हमें या उससे वापस लाएंगे। वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, वही इंक्रीज डिक्रीज, और कुछ भी नहीं है। इसलिए एमसीक्यूज करा रहा था कि वो चीज़ें दिमाग में क्लियर हों। बाकी उस सफ़े के ऊपर मुमकिन चीज़ें ज़्यादातर लिखी हुई हैं, उससे बाहर कुछ नहीं है। मैंने आपके रिवीजन प्लान में लिखा हुआ है कि ये सारे सफ़े जो थे ना किताब वाले वो रिप्लेस कर दो। वो 5 सफ़े भी किताब वाले मैंने रिप्लेस करा दिए थे, ठीक है। बस वो 5 वर्के हैं, लेकिन उनको रट्टा नहीं लगाना प्लीज़, उनको समझना है और सवालों को लिख के करना है। परिचय में आ रहा है सवाल इंशाल्लाह, मुझे लग रहा है, क्योंकि रेशो जा रहा है, रेशो इज गोइंग, ईपीएस इज गोइंग, बट ईपीएस को वो टेस्ट कर गया, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर ना डिफरेंट होते हैं नॉर्मली FAR 1 का पर्चा और एग्जामिनर बनाता है, FAR 2 का और बनाता है, ठीक है। तो FAR 1 वाले को इसकी जुदाई शार्प गुजरेगी। जैसे FAR 2 वाले ने लास्ट अटेम्प्ट के अंदर IS 41 और IS 38 दोनों पूछ लिए, क्योंकि वो इधर आने वाले हैं। अब वो अटेम्प्ट नहीं बदली, तो अब देखो ना ईपीएस और रेशोज दोनों ही आगे जाने हैं। तो पिछली बार उसने ईपीएस पे गुस्सा निकाला, अब एक ग्रिड है ना उसमें एक चीज़, इसलिए ज़्यादा चांसेस मुझे इसके लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर अब देखो ना, ये मेरा मसला है, आपका मसला नहीं है। मुझे बताओ, आपको रेशो में से सवाल आया, ईपीएस में ऐसे आया, आपकी सेहत पे कोई असर पड़ता है? हमने तैयारी ऐसे की ही नहीं है कि किसी एक जगह से आए तो हम मारे जाए। मैक्सिमम जो फर्क पड़ा है ना वो मुझे पता है, वो आपको पता ही नहीं है। कहीं पे 1-2 सवाल जो पहले कभी करवाता होगा वो मैंने कम कर लिए होंगे, और कहीं से दूसरे के बढ़ा लिए होंगे। रिवीजन प्लान में कोई 1-2 सवाल एक के कम करके दूसरे के बढ़ा लिए होंगे, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। आपके लिए तो सारा सिलेबस उसी तरह से जहां से मर्जी पूछे। लेकिन कुछ इसीलिए एक्सपेक्टेड जो है उससे ज्यादा अच्छा ईपीएस तैयार कर लिया है, ताकि बच्चा इसको लिफ्ट ना भी कराए तो सेफ साइड पे हो। वो पूछ ले तो भाई जंगल का बादशाह है एग्जामिनर, पूछ ले तो कोई रोक सकता है? पूछ ले फिर ईपीएस से आ जाए, देखी जाएगी। तो परिचय में जो भी आ जाए पास होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब इसके देखो स्टेप्स हैं, ठीक है। ये रेशियोज निकल आई। अब देखो जी, अब पढ़ो जरा। पहले स्टेप में क्या कहता है,
हम परचेज करेंगे मेजर सप्लायर से, जो कि अब हम करेंगे ऑन कैश बेसिस, ताकि हम अवेल करें डिस्काउंट जो कि पहले अवेलेबल था क्रेडिट पे। अच्छा, अब जहन में सवाल पैदा होता है कि जब कैश पे करेंगे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, वो कहां से पूरा करोगे? उन्होंने कहा इंक्रीज वर्किंग कैपिटल डिमांड विल बी मेट बाय एक्वायरिंग अ बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब आप एकदम रुक गए, आपने कहा अच्छा डिस्काउंट लेने के लिए कैश जल्दी पे करना है, वो बैंक से ले रहे हो, तो फिर अब ये चूंकि आपके लेवल से ऊपर की बात है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, एमएफए में शायद पढ़ते हो, कोई एमएफए पढ़ रहा है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ना, उसमें ये डिसीजन मेकिंग करते हो ना कि डेटर को हम डिस्काउंट देकर उससे जल्दी कैश ले ले या डेटर को रोके रखें और बैंक से उधार ले लें, ये डिसीजन मेकिंग होती है। वरना बीएफडी में तो फाइनल में जाकर होती ही है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। एनीवेज, ये अब चूंकि आपके लेवल से ऊपर की बात थी, लेकिन कॉमन सेंस है, बंदे के जहन में आता है लोन ले रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट देना है। क्यों लोन ले रहे हैं? ताकि क्रेडिटर को जल्दी पेमेंट कर दें, तो एक तरफ डिस्काउंट इनकम आनी, दूसरी तरफ इंटरेस्ट एक्सपेंस आना है। तो ये तो बताओ अब क्या होना चाहिए? तो वो फिर उसने खुद बताया, उसने ये बात खुद बताई। क्या कहता है? डिस्काउंट लेने के लिए कैश बेसिस पर गए हैं, ठीक है, और अवेल करेंगे डिस्काउंट, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट देंगे। पर साथ ही उसने बोल दिया द सेविंग फ्रॉम डिस्काउंट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सीड द इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। कहता है मतलब अगर आपने डिस्काउंट लिया, मसलन डिस्काउंट आपको मिलना है 100 रुपए, तो इंटरेस्ट लेट से आपने पे करना होगा 80 रुपए, तभी तो ये डिसीजन लेने का सोच रहे हैं, कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट्स, फाइनेंस मैनेजर्स। आप कल को जाके ऐसे डिसीजन के अंदर आपसे कहेगा सेठ आपका, हाँ भाई बताओ क्या करना चाहिए? आप कहोगे सर ऐसा है कि क्रेडिटर को अगर हम जल्दी पेमेंट करें ना कैश पे 10% डिस्काउंट देता है, और बैंक वाले ओवरड्राफ्ट हमें 7% पे दे रहे हैं, तो वहां से लोन लेते हैं, इनको जल्दी पे करते हैं, तो नेट में तो फर्क फायदा है ही। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? तो ये उसने खुद बता दिया, आप पे नहीं छोड़ा। कहता है सेविंग इन डिस्काउंट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सीड द इंटरेस्ट ऑन। अब ये दोनों चीजें कहां पे पड़ी हुई हैं? इंटरेस्ट भी नेट प्रॉफिट से ऊपर आता है, ठीक है, और ये डिस्काउंट आएगा तो इसका भी असर इंटरेस्ट से ऊपर आएगा। बस जीपी और नेट प्रॉफिट जालिम ने दोनों पूछ ली थी, तो कोई बात नहीं, हम तो करेक्शन ऑफ एरर से चलें ये चीजें लेकर अपने साथ। ठीक है, अब इधर देखो, अगर आपको परचेजेस पे डिस्काउंट मिले तो परचेज की वैल्यू कम, तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी? कम होगी। कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी बेटा जी, परचेज 10 रुपए की बजाय 8 रुपए की अब चीज मिले तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाती है ना, कम होगी, जिस वजह से जीपी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, जीपी का बढ़ना नेट प्रॉफिट को, अच्छा दूसरी तरफ इंटरेस्ट का बढ़ना नेट प्रॉफिट को क्या करता है? अब ये जो मसला था ना, इसका हल उसने आपको निकाल कर दे दिया कि परचेज के ऊपर डिस्काउंट जो है वो उसका फायदा ज्यादा है, यानी आप सुकून से कह सकते हैं कि प्रॉफिट विल इंक्रीज। प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज। जीपी भी बढ़ेगा और नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। हालांकि जीपी का असर नेट प्रॉफिट पे आना ही था, लेकिन नेट प्रॉफिट से पहले तो इंटरेस्ट भी आ गया, टेंशन ना लो, जीपी बढ़ेगा। अब ये दो तो बढ़ गए, जीपी भी बढ़ेगा, यानी इस स्टेप से हम बेंचमार्क को अचीव करने की तरफ बढ़ रहे होंगे, जीपी की तरफ बढ़ेंगे। जीपी बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो सही है। कितना आसान सवाल। तीसरा, रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला क्या है? पीबीआईटी में तो इंटरेस्ट वैसे ही माइनस नहीं हुआ, तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, मतलब ये भी बढ़ेगा। हमने सिर्फ ये बताना था कि इस स्टेप से इंक्रीज होना है, बेंचमार्क की तरफ बढ़ना है हमने, ठीक है। तो ये तीनों बढ़ गई। रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा, इसमें तो कोई असर ही नहीं है, इसका कोई असर गियरिंग पे है। ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लोन तो नहीं है ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा, थोड़ी सी गियरिंग का लोन के साथ ताल्लुक होता है, ठीक है, इसका कोई असर इस पे नहीं है। एसेट टर्नओवर नहीं, सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो कि प्रॉफिट का बढ़ना, इक्विटी का बढ़ना, डिनोमिनेटर का बढ़ना, ये इस रेशो को, क्योंकि सेल्स तो दूसरी तरफ नहीं बढ़नी, ठीक है,
तो कह सकते हो थोड़ा सा, कोई मसला नहीं। बी बेसिक ईपीएस, ये तो सीधी बात है, प्रॉफिट ने बढ़ना है तो ईपीएस ने बढ़ जाना, ठीक है। तो सोल्यूशन देख लें साथ साथ, क्या कहते हो अगर आप लोग इजाजत दे तो? क्योंकि मैं बेटा तो तुम ना देखो, जो मैंने बोला यही है, फिर घर जाके देख लेना। मैंने कहा चलो देख लें थोड़ा सा, है नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्लास में तो देखना है ना, मेरे साथ तो देख लो ना यार, यही चल रहा है ना चैप्टर। नहीं अच्छी बात है, लेकिन जब तैयारी कर रहे हो बेटा तो फिर तो देखना नहीं लिखने के बाद कि की चंचड़ा है, सवाल नू मगरों लाया है या कुछ समझ आया है। सुभान अल्लाह, शेर बन गया। इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्यों कह रहा है रिडक्शन? डिस्काउंट रिसीव होना है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जानी? कम। विल इंक्रीज प्रॉफिट, बेसिक ईपीएस बढ़ेगी, जीपी बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट बढ़ेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी वो कह रहा बढ़ेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी क्यों बढ़ेगा? रिटर्न ऑन इक्विटी क्यों बढ़ेगा? उसने एसेट टर्नओवर की बात नहीं की, टेंशन ना लो। रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा, क्यों भाई? इक्विटी भी तो बढ़ रही है, इक्विटी भी तो बढ़ रही है, ऊपर प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो नॉर्मली वो कमजोर फिगर होती है, इसलिए उसी तरफ ही असर रखा हमने, ऐसे ही पढ़ा था। लेकिन करंटली दीज रेशियोज बिलो बेंचमार्क, सो रिजल्टिंग इंक्रीज विद सपोर्ट इन अटेनमेंट। सिर्फ उसने क्या बताया कि ये इनकी तरफ असर डाल रहा है, दूसरे को उसने बोला ही नहीं। अब आप बोल सकते हैं कि हाउएवर इट विल डिक्रीज, इट मे डिक्रीज एसेट टर्नओवर, ठीक है। तो एक एडिशनल चीज लिखने से नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, -1 नहीं करता, ओके डन है, दलेरी से खेलना है। नेक्स्ट अगली बात, ओहो स्टेप तो पढ़ा ही नहीं। आए कहता है कि जी हम और मजीद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यानी लोन ले रहे हैं। लोन, ये क्या होता है? लोन होता है ना। लोन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? ताकि हम सोलर पैनल इंस्टॉल करवा लें दफ्तर में, दफ्तर में नहीं, दफ्तर में, हाँ जी, जीपी से ऊपर ना असर डालना इसका असर सिर्फ नेट प्रॉफिट पे होगा। अच्छा, लेकिन अब फिर सवाल पैदा होता है, लोन लेंगे उस पर इंटरेस्ट देना है और सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी आनी है। अब बेहतर तब है ये स्टेप जब इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग ज्यादा हो, लोन का इंटरेस्ट कम हो। तो वो कह रहा है सेविंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सीड द डिविडेंड पेमेंट ऑफ दीज प्रेफरेंस शेयर्स एंड डेप्रिसिएशन। कहता है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को मिलाकर भी जो खर्चा बनता है वो ये उससे ज्यादा है, ठीक है। तो फिर क्या कर लेंगे जी? ये स्टेप लेने से भी क्या हो रहा है? अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन जीपी पे कोई असर नहीं है। हाँ, तो जीपी पे कोई असर नहीं है, तो इसमें कहोगे कि जीपी पे तो कोई असर नहीं है, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, उस वजह से रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस पे मसला आ जाना है अब, क्योंकि आपको बताया था बच्चों, ये रेशियो कैलकुलेट आप कर सकते हैं, आप बचपन में शायद ना कर सकते हो। मैंने कहा था कि आपका जो प्रेफरेंस शेयर है रिडीमेबल वाला, दिस इज लायबिलिटी, और जो प्रेफरेंस शेयर है आपका, हाँ ये मैंने बकायदा वहाँ बैलेंस शीट याद हो बनाई थी, ये क्या है? इक्विटी। अब अगर सवाल में आपको ये मिले तो लायबिलिटी में ऐड करना, ये मिले तो इक्विटी में ऐड करना, वाइल कैलकुलेटिंग एनी रेशियो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तो मतलब लायबिलिटी बढ़ेगी, तो डेट इक्विटी रेशियो। आप कहोगे कि डेट इक्विटी रेशियो बढ़ सकती है, लेकिन खैर है, हम अभी तक भी हम सेफ में हैं, लेकिन एहतियात करना, डेट बढ़ रहा है तो डेट इक्विटी रेशियो बढ़ेगी। डेट इक्विटी रेशियो का बढ़ना ये गड़बड़ है, मतलब ये 40% लिमिट है, इससे ऊपर जाना अच्छा नहीं है, इससे जितना नीचे हो वो सही है। बात समझ आ रही है? तो अब ये सारे के सारे, हाँ बेसिक ईपीएस बढ़ेगी, ठीक है। एसेट टर्नओवर पे इसका क्या असर पड़ना है? एसेट टर्नओवर पे कोई असर नहीं पड़ना है इसका। अब देखो, आप वो कह सकते हो इक्विटी बढ़ने की वजह से यहाँ पर भी, ठीक है। तो रिडक्शन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इंक्रीज करेगी, प्रॉफिट इंक्रीज करेगी, नॉन करंट लायबिलिटीज इंक्रीज इन प्रॉफिट विल इंप्रूव बेसिक ईपीएस, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इक्विटी, contributing to attainment of benchmarks. However, increase in gearing may hinder attainment of benchmark if exceeds, कह रहा है इससे ऊपर चलेगा तो गड़बड़ भी है, डेट इक्विटी रेशियो। ठीक हो गया, कोई मसला? अब इसने वो बात नहीं लिखी, आप एडिशनल लिख दो, कोई मसला नहीं। लेकिन ये नहीं कि लंबी कहानी लिखने बैठ जाओ, टाइम नहीं जाया करना बच्चों, अगले किसी सवाल के 10 मिनट खा जाओ, फिर ऐसा नहीं करना। एक दुक्का बात शक पड़ रही तो लिख दो, खैर कोई मसला, वो सही हो, हाँ गलत ना। खैर आगे कहता है रीवैल्यूएशन कर लो जी पीपीई की। अच्छा, इससे क्या होगा?
इंक्रीज होंगी फेयर वैल्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। भाईजान रीवैल्यूएशन से एसेट भी बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगी, तो दो धारी तलवार है ये तो उल्टा। इससे प्रॉफिट्स कम हो रहे होंगे और नीचे इक्विटी, चलो नहीं नेट प्रॉफिट में गड़बड़ होगी, जीपी में कोई मसला नहीं आना, जीपी में आ भी सकता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर क्या आएगी, कमी आएगी। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में कमी क्यों आएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन ज्यादा आती है अगर रीवैल्यूड एसेट पे डेप्रिसिएट कर रहे हो तो, ठीक है। और अगर डेप्शन प्रॉफिट कम हुआ है तो ये सारी रेशोज इवन दिस ये सारी अपने बेंचमार्क से दूर भागेंगी इस वजह से, ठीक है। तो गियरिंग के अंदर ये है कि चलो जी इक्विटी बढ़ जाएगी आपकी, कह सकते हो कि गियरिंग की तरफ तो ज़्यादा काम होना है, लेकिन हाँ एसेट टर्नओवर के मामले में क्या होगा, एसेट टर्नओवर में क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना सेल के, तो वहाँ पे वो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशो, तो ये उल्टा एसेट टर्नओवर को, तो ये स्टेप को इतना अच्छा नहीं है ये जो करना चाह रहे हैं, सिर्फ फेयर वैल्यूज बढ़ाने का क्या तुक बनती है। अब पढ़ ले, adoption of reserves will decrease profit due to higher depreciation and increase in asset and equity balances. It will lead to decrease in basic EPS, net profit, return on asset, return on equity, asset turnover, which may hinder attainment. However, decrease in gearing will support attainment of decrease in gearing. Gearing क्यों decrease होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर ने बढ़ना है तो रेशो का आंसर और कम हो जाएगा, तो एक गियरिंग पे असर पड़ता है, ये बोला मैंने आपको। अब ये बेशक आप पॉइंट वाइज लिखें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था सवाल को समझना, तो ये बहुत जबरदस्त सवाल था। जस्ट लविंग दिस क्वेश्चन, पुराना होमवर्क था जी, ठीक है। उसके बाद 14वां हो चुका है, 13वां आपने कर लिया है, तो ठीक है। बाकी इस तरह के नहीं, इस लेवल का कोई भी नहीं है, ठीक है। अब मैं इसकी ना रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए हम थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, हम अपने वो बच्चों को आने देते हैं। अच्छा, एक दो और सवाल हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए भी बच्चों का इंतजार कर लें या जाने दें। वैसे अब वो आने ही वाले होंगे, और 45 कितने टाइम हो गया भाई रिकॉर्डिंग का, 55 हो गए, तो पता ही नहीं चलता टाइम गुजरने का। अच्छा, पास पेपर 1 भी अच्छा सवाल है। इस जैसा कोई सवाल, एक सवाल था जैसा रिसेंट 14, तो 14 में भी कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकालना था, ठीक है, और उसके बाद उसकी सिग्निफिकेंस बतानी थी, ठीक है। तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल मुझे बेशक सोल्यूशन से देखकर बता दें, मुझे मसला नहीं है, आपने वो कर ही लेना है। 1 का ए मुझे बता दें, डेटर डेज कितने हैं, इन्वेंट्री डेज कितने हैं, क्रेडिटर डेज कितने हैं, क्योंकि इनमें कोई मसला होना नहीं है, आपको बहुत सिंपल है जी। 60, 72 और 54, तो क्या आ गई जी डेटर डेज कैश साइकिल 78। अच्छा, अब क्या है जी ये कैश ऑपरेटिंग साइकिल, क्या है ये कैश ऑपरेटिंग साइकिल, क्या है बताना है, सिग्निफिकेंस बतानी है, क्या है ये कैश ऑपरेटिंग साइकिल, क्या होता था, वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता था, कोई नहीं गलत बता दोगे, बताओ। हाँ, पैसे जैसे पैसे लगाएं तो वापस, यानी कि ये वो वक्त है जो पैसा जेब से निकल के वापस जेब में आने का है। फिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये वो वक्त है जितने अरसे के लिए पैसों को अरेंज करना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। आगे बीला वाले चले। अच्छा, अब यहां पे भाई इस पार्ट को क्लोज करें।